टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार आप इतना सा रिवाइज कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम RAS मेंस का जो टॉपिक है अपना चल रहा था टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो अपन ने जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे जो उसके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कंपैरेटिव के अंदर क्या करते हैं कि 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक तो करंट ईयर के, ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर के। इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या फिर बैलेंस शीट। तो हम लोग जैसे P&L के अंदर सेल्स कितनी है, इस साल सेल्स मान लो 10 लाख की है तो पिछले साल 8 लाख की थी, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उससे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि यार पिछले साल से इस साल जो फिगर्स हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है या फिर जो है चीज़ें ख़राब हुई है, वो हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। और उस इंटरप्रिटेशन की वजह से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस इंटरप्रिटेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। वैसे सारे के सारे जितने भी टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन सब का पर्पस एक ही होता है कि कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ठीक है ना, और करंट स्टेटस जानना कि कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है परफॉर्म। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं, या तो एक ही कंपनी के 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, कंपेयर करेंगे, या फिर 2 अलग अलग कंपनी के एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 अलग अलग कंपनी के 2 अलग अलग सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। नहीं, हमेशा कंपेयर करने के लिए चीज़ों का बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी सेम होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। अगर दोनों की दो ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बने हुए हैं तो फिर कंपेयर करना आसान नहीं होता है, फिर कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमेशा कंपैरिजन दो बराबर वालों में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है और उसको अपन डायरेक्टली कंपेयर कर लें, ठीक है। और ये एक फॉर्मेट का एग्जांपल दिया था मैंने, ऐसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनते हैं। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये बस मैंने केवल इसलिए दिया है यहाँ पे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, आपको चीज़ें पिक्चर के थ्रू याद रहे ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठे, ठीक है, आपको रटना ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझने से काम चल जाए। आज हम डिस्कस करते हैं कॉमन साइज़। बहुत ही सिंपल पॉइंट है कॉमन साइज़ भी। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। देखो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप देखिए तो एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, और अगर आप ये अमाउंट दे रखें कोई करंट असेट्स का, असेट साइड दे रखी है ना, उसमें करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ठीक है, लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें कुछ कुछ ऐसे दे रखी है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, ये सब चीज़ें दे रखी है। और हमने एक चीज़ का बेस बांध रखा है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो 100% हमने टोटल असेट्स का बेस माना हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही टोटल लाइबिलिटी साइड का भी हमने बेस माना हुआ है 100%, ठीक है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। एक तरफ असेट्स रख दो आप, ठीक है, और एक तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल रख दो। जब भी मैं लाइबिलिटी बोलता हूँ तो आप कौन सी लाइबिलिटी समझते हो? हमेशा आउटसाइड लाइबिलिटी आपको समझनी है। जो इनसाइड लाइबिलिटी होती है वो रियल में लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इनसाइड लाइबिलिटी क्या होती है? कैपिटल, ठीक है। तो एक असेट होती है और एक लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, और ये दोनों मैच करते हैं, बराबर आते हैं, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे एक कंपनी है उसकी एसेट्स कितने की? 1 लाख की, ठीक है,
और अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी देखोगे, ठीक है, लाइबिलिटी देखोगे तो इक्विटी कितनी है, कैपिटल कितनी है बताओ। कैपिटल है 40,000 की, ठीक है, और बाकी सारी लाइबिलिटी कितने की होगी, 60,000 की। आप चाहो तो टोटल लगा लो 30,000 और ये 30,000, ठीक है। 30,000 तो करंट लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है, 30,000। तो 30 + 30 60,000 और 60 + 40 1,00,000 है ना। ये सब फिगर्स का हमें बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, बट केवल मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको इससे 2-3 चीज़ें क्लियर होगी। अब आपको एक तरीके से वापस से समझ में आ रहा होगा हाँ कि असेट्स जो होती है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बात है ये चीज़ समझ में आएगी आपको इस चीज़ को देख के। असेट्स कितनी है यहाँ पे, 1,00,000 की। कैपिटल कितनी है, कैपिटल मतलब 40,000। मैंने आपको कई बार बताया कैपिटल मतलब इक्विटी भी बोलते हैं कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी कितनी है, 60,000। हालांकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, है ना। तो मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप समझिए इस चीज़ को, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, किसी फिगर को बेस मान लेते हैं। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी एक फिगर को बेस मान लेते हैं और बाकी सारे आइटम्स को उस बेस के हिसाब से कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज, वापस बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी एक फिगर को हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, और बाकी सारे आइटम्स को उस बेस के हिसाब से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसके हिसाब, इसमें देखो आप, है ना, इसके पास असेट कितनी है टोटल, 1,00,000 की। तो इन्होंने बेस किसको मान लिया, इस असेट को मान लिया, 100% बेस मान लिया इसको, ठीक है। जिसको बेस मान लिया उसका परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है और ये नॉर्मल सी चीज़ें वैसे भी अपन को पता रहता है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसने बोला कि इसके पास कैश है। कैश कितना है, $14,500 का, ठीक है ना। ये सारी फिगर्स डॉलर्स में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो कैश कितना है इस कंपनी के पास, $14,500 का। तो उस बेस से कंपेयर किया तो 14,500 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 किया तो कितना परसेंट आया, 14.5% आया। क्या किया बताओ, वापस बताओ। 14,500 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 तो कितना आया, 14.5%। ये 18% कैसे आया सर, ये 18% क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब आप ये मान लो डेटर्स होते हैं ये, ठीक है ना। डेटर कौन होते हैं, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, है ना, अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या किया, 18% कैसे आया, 18,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, ठीक है। ऐसी दूसरी चीज़ देखो आप, कोई सा भी और देख लो, जैसे इसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कितने का, 52,000 का। तो ये 52% आया, कैसे निकाला, 52,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100। सर ये डिवाइड 1,00,000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1,00,000 हमने असेट्स को बेस मान लिया। तो सर इससे निकल क्या रहा है, आप ये बताओ ना, ये क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये तो पता लग गया कि कंपनी के पास टोटल संपत्ति कितने की, टोटल एसेट कितने की, 1,00,000 की, ठीक है ना। हमें ये तो पता लग गया इसको देख के कि कंपनी के पास टोटल संपत्ति, टोटल एसेट्स कितने की, 1,00,000 की। अब हम चाहते हैं निकालना कि बाकी जो भी एसेट है ना, क्योंकि हमने तो बोला 1,00,000 की टोटल एसेट है। अब इस 1,00,000 के हम ब्रेकअप जब करेंगे, टुकड़े जब करेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी एसेट्स होंगी। तो उन इंडिविजुअल एसेट का क्या परसेंटेज है इस टोटल 1,00,000 के, उन इंडिविजुअल एसेट का क्या परसेंटेज है इस टोटल एसेट के अंदर, ठीक है, वो हम जानना चाहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट से। क्या समझ में आया बताओ। हमने कोई भी एक बेस मान लिया, जैसे हमने मान लिया बेस 1,00,000 का, टोटल एसेट्स मान लिया, टोटल एसेट्स बेस मान लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों का परसेंटेज निकाल रहे हैं इंडिविजुअल आइटम्स का, कि इस बेस से बाकी सारी चीज़ों, इंडिविजुअल आइटम्स क्या है, कितना परसेंट है। सर ऐसा क्यों निकालना चाहते हैं भाई, हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास टोटल एसेट 1,00,000 की है तो उसमें से कैश कितना है, 14.5% है। डेटर्स कितने के हैं, 18% है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितने हैं, 12% है। प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब मशीन वगैरह कितने की है,
52% है। मशीन कितने की है? 52% की है, ठीक है ना। गुडविल कितनी है? 3% है, ठीक है। ऐसे ही नीचे की साइड देखो आप, ठीक है। कंपनी ने बेस किसको माना? टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल को। ये क्या है? टोटल लाइबिलिटी एंड कैपिटल 1 लाख, इसको बेस मान लिया, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी दोनों इक्वल होती है, ठीक है। तो देखो आप, टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आएगा? 1 लाख, है ना। तो हमने बोला उसमें से सैलरी हमें कितनी चुकानी है? सैलरी पेबल कितनी की है? 10,000 की, ठीक है ना। सैलरी पेबल कितने की है? 10,000 की। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो 10%, मतलब हमारी टोटल दायित्व कितने हैं? मान लो अगर टोटल दायित्व हमारे 100% है, तो उसमें से हमें सैलरी कितना परसेंट देनी है? 10% देनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली, वापस समझ लो, कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी भी एक आइटम को बेस मान लेते हैं, किसी भी एक आइटम को बेस मान लेते हैं, और उसके अंदर के जो भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं, ठीक है ना, फिर उसको कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे एक कंपनी है ना, उसने बोला कि उसकी टोटल सेल्स है मान लो 10 लाख की, ठीक है। एक कंपनी है, उसकी टोटल सेल्स है 10 लाख की, परचेजेस कितनी है? 6 लाख की। सैलरी कितनी है? सैलरी पेड 1 लाख की। रेंट कितना है? 2 लाख का, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेंगे, क्योंकि केवल आपको समझना है, कोई क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं करना, इससे रिलेटेड, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये बताओ कि ये जो सेल्स है ना 10 लाख की है, इसको तो बेस मान लो 100%, इस सेल्स को तो बेस मान लो 100%, और ये खर्चे जो हैं, ये जो खर्चे हैं दुनिया भर के, है ना, चाहे परचेजेज है, सैलरी है, रेंट पेड है, ये सब है ना, बताओ कितना परसेंट है सेल्स का? ये सब तो ईजी है निकालना, आप तो चैंपियन हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेजेस 6 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, 60% है। क्या कह रहा है? परचेजेस 60% है सेल्स का। सैलरी पेड कितनी है? सैलरी पेड है 10% सेल्स की। रेंट कितना पे कर रहे हो? 20% है सेल्स का। रेंट कितना है? 20% है सेल्स का। तो बस ये निकालने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं होता। इससे कंपेयर करना आसान हो जाता है चीज़ों को, कि भाई अभी जैसे अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में देखो वापस से कि टोटल लाइबिलिटी अगर 100 है तो इसकी इक्विटी कितनी है, खुद की कैपिटल कितनी है? 40,000, है ना, 40%। मतलब कि अगर इसको टोटल दायित्व 100% पे करने, तो इसके खुद के इंटरनल कैपिटल कितनी है? उसमें से 40% है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब यह है कि 60% इसने बाहर वालों से लोन ले रखा है, और वो 60% का भी ब्रेकअप करें तो 60% लोन, 30% तो इसकी वो शॉर्ट टर्म लोन है, करंट लाइबिलिटी है, और बाकी 30% लोन क्या है? लॉन्ग टर्म है। डेट मतलब होता ही लोन है। आपने कभी टर्म सुना है डेट? डेट मतलब क्या होता है? लोन, है ना। जब हम उधार लेते हैं तो इसे भी डेट बोलते हैं, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। तो बताओ कॉमन साइज स्टेटमेंट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या बताओगे? कॉमन साइज स्टेटमेंट में अभी आपको अगर समझ में आ रही चीज़ें, अभी अब हम टेक्स्ट भी देखेंगे रिटर्न, तो रिटर्न टेक्स्ट तो आपको बहुत ईजी लगेगा इसके सामने, कि हमने क्या किया, किसी एक आइटम को बेस मान लिया और इंडिविजुअल आइटम्स को उस बेस के हिसाब से कंपेयर किया, ठीक है। अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं? केवल करंट ईयर के साथ कर सकते हैं कंपैरिजन। जैसे ये एक कंपनी है, ABC कंपनी है ना, मान लो इसका नाम टाटा कंपनी है, तो टाटा का 1 साल का हमने कंपैरिजन करा। ये मान लो टाटा कंपनी के 2025 के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो हमने टाटा का 1 साल का कंपैरिजन किया। क्या हम टाटा के 2 सालों के अकाउंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं क्या इस तरीके से कॉमन साइज बना के? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। 2024 के भी अकाउंट्स ले आओ, ठीक है, और 2024 के अकाउंट्स के साथ 2025 के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन साइज के अंदर। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि इस साल टाटा के पास कैश कितना है? 14.5% है टोटल एसेट्स का। इसी तरीके से 2024 में भी आप कैश चेक कर लो। मान लो टाटा के पास उस टाइम पे कैश था 12%। मान लो उस टाइम पे टाटा के पास कैश कितना था? 12% था
टोटल असेट्स का। अभी कितना हो गया? 14.5%। तो हम बोलेंगे यार चलो कैश तो टाटा के पास बढ़ गया, 2.5% कैश क्या है, इंक्रीज हो गया। टाटा मतलब ग्रो कर रहा है कैश के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि टाटा के पास अभी जैसे लाइबिलिटी कितनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी अभी 60,000 है ना। टोटल लाइबिलिटी का 60% आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है, ठीक है ना। पिछले साल ये लाइबिलिटी मान लो जो थी सपोज 50% थी, ठीक है। इस साल बढ़ के कितनी हो गई? 60% हो गई। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं 2 सालों के साथ, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी के अकाउंट्स को पकड़ो, एक ही साल के अंदर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के एनालिसिस कर सकते हो, या फिर एक ही कंपनी के 2 अलग अलग सालों के कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के भी जो है एनालिसिस किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है सर? और आप 2 कंपनी के अकाउंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के, ठीक है ना। 2 कंपनी के अकाउंट्स को भी एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स यहाँ पे पकड़ लूँ, है ना, और टाटा कंपनी के साथ कंपेयर करने लग जाऊँ, है ना, एक ही साल। अब जैसे 2025 के अकाउंट्स पकड़ लो, ये टाटा के हैं, और 2025 के रिलायंस के पकड़ लो, है ना, अकाउंट्स। और हम कहते हैं कि यार अभी टाटा के पास 14.5% कैश है, और हमने कहा रिलायंस के पास मान लो 11% कैश है, ठीक है। टोटल कैश जो रिलायंस के पास है वो 11% है, तो हमने कहा टाटा के पास ज़्यादा कैश है, ठीक है। ऐसे करके एक एक आइटम कंपेयर करा जा सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जितना मतलब कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश करी, और ये इससे ज़्यादा मतलब आपको लिखना भी नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इतना ही पूछेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट में। अगर आप अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का आई थिंक अभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ एग्जाम में। ड्यू है कॉमन साइज के स्टेटमेंट का क्वेश्चन, रेशो का आ चुका है, फंड फ्लो का आ चुका है, और ट्रेंड एनालिसिस पे भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकेले अभी तक शायद कॉमन साइज और कंपैरेटिव पे मेरे को क्वेश्चन दिखा नहीं, है ना। हो सकता है पूछा हो बहुत पहले कभी, बट क्योंकि अकाउंट्स जो है वो बहुत पहले इंट्रोड्यूस नहीं था आरएएस के अंदर। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये स्टेटमेंट हैं, दीज आर द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ कॉमन आइटम, ठीक है। समझे? अलग अलग आइटम्स को एक कॉमन आइटम मान के उनका परसेंटेज निकालो, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, जो अभी असेट्स थी, असेट्स को कॉमन आइटम मान लिया, ठीक है ना, उसको एक बेस मान लिया, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को उन असेट्स के साथ कंपेयर किया। फिर वो परसेंटेज जो है आप इजीली कंपेयर कर सकते हो या तो सेम ईयर के साथ, ठीक है ना। इट कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद द परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर के साथ कर सकते हो, या दूसरी फॉर्म्स के साथ भी आप कंपेरिजन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया टाटा और रिलायंस के आप सेम ईयर्स को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इसमें मैंने वापस से ये बात लिखी हुई है, जैसे सच स्टेटमेंट ऑल्सो एनालाइज अलाउ एन एनालिस्ट to compare the operating and financial characteristics of 2 company of the different size in the same industry। क्या कह रहे हैं? 2 अलग अलग कंपनीज को आप कंपेयर कर सकते हो जो अलग अलग साइज की है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब 2 अलग अलग कंपनी होगी तो अलग अलग साइज की होगी, लेकिन इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए तभी तो कंपेयर करोगे, वरना फ़ायदा क्या है भाई। आप टेक्सटाइल की कोई कंपनी को फार्मास्यूटिकल की कंपनी के साथ थोड़ा कंपेयर करना चाहोगे, आप तो सेम इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करना चाहोगे ना। जैसे मान लो पेंट इंडस्ट्री है, तो पेंट इंडस्ट्री में एक तो एशियन पेंट है और एक बर्जर पेंट है, नाम सुने होंगे आपने दोनों के, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करना चाहोगे कि दोनों में से अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है। ये थोड़े कहोगे कि यार एक तो ये जो रेमंड्स की कंपनी है जो कपड़े बनाती है, और एशियन पेंट जो पेंट बनाती है, चलो इन दोनों को कंपेयर करो। ये तो इंडस्ट्री सेम नहीं है, इन दोनों को तो कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। कंपेयर हमेशा कैसे होता है? सेम इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। और जब 2 कंपनीज को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उनकी साइज अलग अलग होगी, ठीक है। तो सच स्टेटमेंट अलाउ एन एनालिस्ट टू कंपेयर द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग कैरेक्टर ऑफ 2 कंपनीज, या आप ये नहीं लिखना चाहो तो आप केवल फाइनेंसिंग कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। फाइनेंस तो वर्ड सिंपल है लिखना, तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 कंपनी ऑफ द डिफरेंट साइज इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। डिफरेंट साइज इन द सेम इंडस्ट्री, समझ गए? सेम इंडस्ट्री। और इससे क्या होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है यूजफुल है इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन के लिए ओवर द डिफरेंट ईयर्स। इंट्रा फॉर्म क्या होता है?
इंट्रा फर्म मतलब एक ही फर्म, ओनली वन फर्म। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, टाटा कंपनी के 2024 के 2025 के अकाउंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म कंपेरिजन। ठीक है, इंट्रा फर्म कंपेरिजन किया ओवर द डिफरेंट ईयर्स एक ही कंपनी के। या फिर इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन क्या होता है? रिलायंस को और टाटा को आपने कंपेयर किया, ठीक है, फॉर द सेम ईयर और फॉर द सेवरल ईयर्स। जब आप कंपेयर करोगे किसी कंपनी को, अलग अलग कंपनी को कंपेयर करोगे तो उसके एक ईयर पकड़ोगे ना कंपेरिजन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे रिलायंस और टाटा का हमने 2025 का साल कंपेयर कर लिया, ठीक है। इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, देखो आप एक ही साल के अंदर कंपेरिजन, मतलब एक ही ईयर के हिसाब से पहले आप कंपेरिजन शीट बनाते हो। जबकि अगर आपको याद हो तो कॉमन साइज में क्या कर रहे थे हम, वो कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे? कंपैरेटिव में तो आप दो अलग अलग ईयर्स के फिगर को रख के आप कंपेयर कर रहे थे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे इसमें अपन ने क्या किया कि एक ही साल के सबसे पहले ईयर लिए और उसमें एक बेस पकड़ा और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को उसके साथ कंपेयर किया, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। ये मैंने जो डेफिनेशन दी है या फिर ये जो पूरी लाइंस लिखी है, ये लाइन हमने कहाँ से लिखी है? बिल्कुल एनसीईआरटी की बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये लाइन, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में होता क्या है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि जो डिफरेंट ईयर्स होते हैं उसमें किसी एक फिगर को पकड़ के उनका परसेंटेज निकाला जाता है पहले, ठीक है। मतलब एक हम ईयर को पहले कॉमन बेस मान लेते हैं, सबसे पहले जो जिससे कंपेयर करना चालू कर रहे हैं, और फिर हम करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और कई सालों के साथ उसका ट्रेंड मैच करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है सर इसका? जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने ग्रोथ रेट का ट्रेंड देखा होगा, है ना, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है उसका हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 2018 में क्या थी ग्रोथ रेट, 19 में क्या थी, 20 में क्या थी, 21 में क्या थी, 22 में क्या थी, है ना, ऐसे करके सो ऑन 23, 24, 25 इन सब में अपन ग्रोथ रेट लेते हैं। तो हम बोलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ केवल, है ना, ठीक है। 2018 में सपोज 6% थी ग्रोथ रेट, 2019 में 8% थी, 2020 में ग्रोथ रेट माइनस में चली गई, ठीक है। क्यों गई थी 2020 में माइनस में? इस बार क्वेश्चन था प्री के अंदर, क्योंकि कोविड ईयर था, ठीक है। फिर 2021 में कुछ और ग्रोथ रेट रही होगी, 22 में कुछ रही होगी, 23 में फिर बढ़ गई, 24 में फिर बढ़ गई, ठीक है ना, और 25 के कुछ और अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हम ये ग्रोथ की क्या देख रहे हैं? ट्रेंड देख रहे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस हमेशा क्या होता है कि एक ईयर को बेस मान लेते हैं, एक ईयर को क्या मान लेते हैं? बेस। जैसे मान लो 2018 को हमने बेस मान लिया, ठीक है। जैसे आपको पता है तो जीडीपी के अंदर अपन बेस किसको, ईयर को मानते हैं? 2011 को मानते हैं। तो हमने एक ईयर को बेस मान लिया और उसके बाद फिर क्या है, उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं। ट्रेंड हमेशा ध्यान रखना ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स होता है, हमेशा ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स होता है। इसी तरीके से बिजनेस में भी ट्रेंड निकाला जाता है, ठीक है ना। या फिर आप सोचो, बिजनेस छोड़ो, पॉपुलेशन की भी ग्रोथ रेट का भी ट्रेंड देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग सालों का, ठीक है। इसमें कितना था, इसमें कितना था, इसमें कितना था, हर 10 साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है या कम हो रही है। तो वो भी क्या है? एक ट्रेंड एनालिसिस है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर सेल्स पकड़ सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैं अब एग्जांपल लूँ इसका, कैसे निकालते हैं ट्रेंड, एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो 2018 की मान लो सेल्स थी 10 लाख की, ठीक है। 2019 की सेल्स है सपोज 13 लाख की, 2020 की सपोज 14 लाख की, 2021 की सपोज 18 लाख की, इतना ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है। ये अब अपन को ट्रेंड का परसेंटेज निकालना है, ट्रेंड परसेंटेज कितना है। तो बताओ 2018 में तो बेस ईयर ले लिया, तो उसको तो क्या मान लो?
100% मान लो, ठीक है। फिर 2019 में कितना हो जाएगा बताओ, कैसे निकालेंगे? 13 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, यही करेंगे क्या? 13 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आ गया? 130% आ गया। ऐसे ही निकालते हैं अपन। इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो फॉर्मूला बना लो, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू क्या करेंगे बताओ? 100। करंट ईयर फिगर, ठीक है ना, करंट ईयर का जो फिगर होगा अपॉन बेस ईयर का जो फिगर होगा इंटू 100। कभी आपसे एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि बताओ ट्रेंड एनालिसिस का फॉर्मूला क्या है, और इवन नहीं भी पूछे और ट्रेंड एनालिसिस पे 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला लिख के आओगे तो, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो गिवन है नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला एक्सपेक्ट करता है आपसे एग्जामिनर कि ये बेसिक चीज़ है, बहुत आपको पता होना चाहिए। तो सर ये ट्रेंड एनालिसिस करने से वैसे फ़ायदा क्या हो रहा है, ऐसा कर क्यों रहे हैं अपन, ओवर द सीरीज ऑफ ईयर क्यों देख रहे हैं? अब आप बताओ क्यों हमने ग्रोथ रेट का ट्रेंड देखा, ठीक है ना, क्यों हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ट्रेंड देखा या फिर सेल्स का ट्रेंड क्यों देख रहे हैं? देखो रीज़न यही होता है सबसे पहली बात तो, कि हम पहले तो पास्ट को एनालाइज करना चाहते हैं कि अगर जैसे हमने देखा 2020 के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव थी, तो अब हम इसका रीज़न देखते हैं। हमने देखा कोविड ईयर है, तो कोविड ईयर की वजह से हुई ना ग्रोथ रेट तो नेगेटिव, मतलब हर साल तो कोविड आएगा नहीं, तो बाकी सालों में नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर यही मान लो हम किसी ऐसी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री का कंपेयर करें या जिम्बाब्वे का कंपेयर करें जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जो ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की वो हमेशा क्या होगी, करीबन नेगेटिव सी होगी ना, मतलब बहुत या तो कम ग्रोथ रेट होगी या फिर बहुत नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही होगी, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस से हमें ये सब चीज़ें पता लगती है, मतलब हमें प्रॉब्लम्स का पता लगता है, हमें बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम का पता लगता है, हमें बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ का पता लगता है। ज़रूरी नहीं है ट्रेंड एनालिसिस केवल आप ईयर बाय ईयर करो, मंथ बाय मंथ भी कर सकते हो। आपको पता है कई जो बिजनेस होते हैं मंथ बाय मंथ लिखा है ना, मंथ के हिसाब से आप ट्रेंड एनालिसिस कर लो। आपको पता है कई बिजनेस जो होते हैं वो सीजनल बिजनेस होते हैं, ठीक है, और कुछ सीजन में उनकी जो सेल्स होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल जनरली दिवाली पे बढ़ जाती है, या फिर 2 व्हीलर की सेल जो है वही दिवाली धनतेरस के आसपास बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे एकदम से बढ़ी हुई सेल्स दिखेगी तो इससे पता लग जाएगा हाँ ये दिवाली का सीजन रहा होगा इसलिए इनकी सेल्स बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने से क्या है, आपको पता लगता है कि आपके बिजनेस में सीजन का इम्पैक्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ऑपरेशनल रिजल्ट बार बार आ रहा है, ये ऑपरेशनल रिजल्ट क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को ही ऑपरेशनल रिजल्ट बोलते हैं। मतलब जो पी&एल बनाते हैं ना अपन, पी&एल बनाते हैं उसी को ही ऑपरेशनल रिजल्ट बोलते हैं। सर क्यों? क्योंकि पी&एल मतलब क्या कि सेल्स करा आपने, उसमें से सारे खर्चे लेस करे तो प्रॉफिट निकाला, ठीक है ना। सेल्स करना आपका क्या है, बिजनेस का एक मेन ऑपरेशन है। और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है बताओ? बैलेंस शीट। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या करती है कि या तो ऑपरेशनल रिजल्ट जैसे सेल्स या प्रॉफिट इनका एनालिसिस कर लो, या फिर बैलेंस शीट का एनालिसिस कर लो ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी एनालिसिस ले लो, ठीक है ना, जितने भी अपन ने एनालिसिस पढ़े, चाहे कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड, तीनों के तीनों एनालिसिस किस पे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो होंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आप मतलब बिना सोचे समझे आराम से 2 नाम लिख सकते हो एनालिसिस के अंदर, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन पे, आपके आंसर पे वजन पड़ेगा कि हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, पी&एल का और बैलेंस शीट का। हाँ, आगे एक एनालिसिस आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक नाम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो कैश फ्लो पे ही करेंगे, ठीक है ना। इवन जब हम पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद अभी रेशो एनालिसिस, तो रेशो एनालिसिस भी किसका होता है? पी&एल और बैलेंस शीट का ही होता है, ठीक है। तो वापस देखो, ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि हम यहाँ पे सीरीज ऑफ ईयर्स, बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स के ऑपरेशनल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम एनालाइज कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज ओवर द टाइम इन द सेलेक्टेड एरिया, मतलब सेलेक्टेड डेटा, मतलब कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक साल को हमने बेस मान लिया है, एज इट इज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग रख लो, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस क्यों
क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये पॉइंट करता है बेसिक चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस। इससे पता लगता है कि भाई आपका बिजनेस जो है बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई एग्जांपल ले लो आप किसी भी बिजनेस का, जैसे बाईजूस है ना। तो ये बाईजूस की सेल एक बार एक टाइम पे कोविड के टाइम पे बहुत बढ़ गई थी, है ना। या फिर एडटेक, जितना भी एडटेक इंडस्ट्री है, मतलब ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी से चलती है, मेनली ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है, उनकी जो सेल्स थी वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो करी थी? कोविड के टाइम पे ग्रो करी थी, है ना। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो बच्चों ने फिर ऑफलाइन प्रिफर करना भी चालू कर दिया, है ना। ऑनलाइन चला, लेकिन ऑनलाइन फिर बहुत तेज़ी से गिरा भी, है ना, क्योंकि कोविड के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ भी गया था। तो अगर हम एडटेक इंडस्ट्री के सेल्स को देखें, एडटेक इंडस्ट्री के कई सालों की सेल्स को देखें, तो हमें एक पता लगेगा कि कुछ बिजनेस के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है ना, कि कुछ सेल्स के अंदर क्यों चेंज हो रहा है कि कोविड के बाद एकदम से सेल्स क्या हो रही है, उनकी गिर रही है। अनअकैडमी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। बाय लुकिंग एट अ ट्रेंड इन पर्टिकुलर रेशो, हमें पता लगता है कि कोई रेशो फॉल हो रहा है, राइज कर रहा है, या फिर कांस्टेंट है। कई कंपनी की सेल लगातार सेम हो सकती है, कई कंपनी की बढ़ सकती है लगातार, और कई कंपनी की क्या हो सकती है, गिर भी सकती है। तो इससे हमें एक प्रॉब्लम पता लगती है, या फिर हमें ये पता लगता है कि अच्छी चीज़ है, मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है कंपनी का, या फिर पुअर कर रहा है। ये सब हमें क्या है, पता लगता है। तो आपको इसमें से जितने पॉइंट याद रहे वो रख सकते हो, एज इट इज़ पूरे नहीं रखने। मैंने जो मतलब एनसीईआरटीज़ की बातें थी वो लगभग सारी की सारी इसमें लिख दी है। तो ट्रेंड एनालिसिस से और क्या पता लगता है? सीजनल पैटर्न पता लगता है, ग्रोथ ट्रेंड, जैसे इससे ये पता लगता है कि भाई फ्यूचर में कितनी सेल्स हो सकती है। ठीक है ना, और कंपनी जो है उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मार्केटिंग के अंदर कैसा काम करना चाहिए, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जितनी हो जाए ठीक है। एग्जाम में अभी तक क्या पूछा है सर आरएएस के अंदर? इसमें क्वेश्चन आरएएस मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रेंड एनालिसिस के। ठीक है, तो 3 ही मेथड होते हैं, एक तो टाइम सीरीज, एक रिग्रेशन और एक कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इन मेथड्स को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखना है कि ट्रेंड एनालिसिस कई मेथड से किया जा सकता है। उसमें से आपको ये मेथड के नाम याद रखने हैं, टाइम सीरीज, रिग्रेशन एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर आपके पास कभी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये मेथड आते हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको इसमें बिल्कुल भी डिटेल में जाने की, टाइम सीरीज वगैरह इनके बारे में बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम याद रख लेंगे हो जाएगा, क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इतना ही लिखना था। तो ये देखो ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कोको कोला कंपनी का एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, कि इसके देखो कुछ सालों के फिगर देखें, 2010, 9, 8, 7, 6। ठीक है, सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है 100% है ना। ठीक है, फिर ये 120 हो गई, फिर 133, 129, 146। हाँ, मतलब सेल्स बढ़ रही है, लेकिन रेगुलरली नहीं बढ़ रही है। मतलब ग्रोथ तो है सेल्स के अंदर, बट रेगुलर ग्रोथ नहीं है। ठीक है, पहले 100 हुई, फिर 120 हुई, फिर 133 हो गई, फिर 129 हुई, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर बाद में बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही कंपनी की जो इनकम है, मतलब जो प्रॉफिट है, वो देखो पहले 100 था, फिर 115, 134, 130 और 134, है ना। देख रहे हो यहाँ पे। अब आप इसको अगर एनालाइज करना चाहे, है ना, हम लोग कर सकते हैं, बट आपके काम का नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, तो एक चीज़ निकल के आएगी आपके सामने कि देखो सेल्स तो बढ़ रही है, 133 थी, है ना, 2008 में, और 2010 में कितनी हो गई, 146, लेकिन प्रॉफिट कांस्टेंट है। प्रॉफिट कितना था, 134 और 134, है ना, 8 में भी और 10 में भी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, लेकिन सेल्स तो बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, बता सकते हो इसका आंसर क्या है? इसका रीज़न क्या रहा है कि इसका सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं। इससे ये पता लगता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी सैलरी बढ़ गई है लेकिन बचत नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल इस तरीके से तो नहीं पूछने वाला, बट ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको चीज़ें ध्यान से समझ में याद हो जाए, है ना। ठीक है, अब आते हैं रेशो एनालिसिस पे।
रेशो एनालिसिस पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज रेशो एनालिसिस विद रेफरेंस टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2018 मेंस में 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, रेशो एनालिसिस के बारे में आपको बताना है थोड़ा सा। तो रेशो एनालिसिस क्या होता है? देखो, रेशो मतलब, रेशो हम लोग, जैसे आपने मैथ्स में रेशो पढ़ा होगा, अगर आपने प्री में थोड़ा सा मैथ्स अगर पढ़ी है तो उसमें एक रेशो चैप्टर था। तो रेशो कैसे निकालते हैं या क्यों निकालते हैं रेशो? जैसे मैं बोलूं कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट है, एक कंपनी उसका प्रॉफिट है 1 लाख और उस कंपनी की सेल्स है 10 लाख। ठीक है, मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है एबीसी। ठीक है, एक कंपनी है XYZ। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना है? उसका प्रॉफिट है 50,000, उसकी सेल्स है 1 लाख की। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यार कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? ठीक है, एक कंपनी है एबीसी जिसका प्रॉफिट 1 लाख है लेकिन सेल्स कितनी है? 10 लाख। ठीक है, एक कंपनी XYZ है जिसका प्रॉफिट 50,000 है और उसकी सेल्स है 1 लाख। बताओ इनमें से कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है? तो आप, क्योंकि हम तो RS वाले स्टूडेंट है तो फटाफट पकड़ लेंगे चीज़ों को। हम बोलेंगे कि ऐसे यार खाली प्रॉफिट के अमाउंट से कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आपको नहीं लगता परसेंटेज निकालने से काम सही हो जाएगा? ठीक है, जैसे इस कंपनी की प्रॉफिट कितना है? 1 लाख और सेल्स कितनी है? 10 लाख। तो देखें तो कंपनी जो है 10% प्रॉफिट कमा रही है सेल्स का। कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही है? 10% प्रॉफिट कमा रही है सेल्स का। लेकिन XYZ कंपनी जो है, ठीक है, जो प्रॉफिट कमा रही है 50,000 का लेकिन सेल्स कर रही है 1 लाख की, तो ये 50% प्रॉफिट कमा रही है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही है? 50% प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इसका मतलब क्या है बताओ? कि अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्म कौन कर रही है? XYZ अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा हमें? रेशो निकाल के। चाहे भले ही, अब रेशो कई तरीके से निकाल सकते हैं आप। रेशो परसेंटेज भी होता है, रेशो प्रपोर्शन भी होता है, ठीक है ना, रेशो टाइम्स में भी निकल सकता है। ठीक है, रेशो कई तरीके से निकल सकता है, परसेंटेज में भी, प्रपोर्शन में भी, टाइम्स में भी। बट आप एक बार इतना पढ़ लो, फिर हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे और रेशो को फिर एक बार दोबारा से लेंगे। ठीक है, एक बार आप इतना सा रिवाइज कर लो। थैंक यू।